नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर मालवीय नगर में फैक्ट्री में आग लग गई है। एपेक्स के पास फैक्ट्री में यह आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जयपुर की है, जहां से मालवीय नगर में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। एपेक्स के पास फैक्ट्री में यह आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई है और आग बुझाने की कोशिशों में लग गई है। आग से कितना नुकसान हुआ और इसमें कौन हताहत हुए हैं, ये अभी खबर नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। फैक्ट्री में आग लगी है, मालवीय नगर की घटना है। और इस खबर पर सतबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतबीर, बताइए कैसे आग लगी और क्या नुकसान हुआ है? आपको बता दूं कि ये जो मालवीय नगर के अपेक्स के पास में ये फैक्ट्री है और यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो सामान है वो रखा हुआ है, जिससे धुआं यहाँ पे निकलता हुआ नजर आया था। फिर आसपास के जो लोग हैं और फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे उन्होंने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसके बाद में जो दमकल को सूचना दी गई और दमकल मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने के जो प्रयास है वो फिलहाल किए गए हैं। और अभी तक जहाँ तक खबर आ रही है, पूरी जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण लगी है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो प्लास्टिक का जो सामान था वो काफी जलकर राख हो गया है और अब पूरा आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान इस आग के दौरान हुआ है। फिलहाल आग के कारणों का जो खुलासा है वो अभी तक जहाँ दमकल कर्मी और जो कर्मचारी वो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये जो आग है ये लगी है। जी सतवीर हमें जानकारी दे रहे थे, फैक्ट्री में आग लगी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयपुर के मालवीय नगर की यह घटना है, जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी हुई है और कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और अब बात बीजेपी कांग्रेस में टिकटों को लेकर जारी माथापच्ची की। टिकट की टेंशन हर पार्टी को है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। टिकट को लेकर हर पार्टी में माथापच्ची जारी है। सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट को लेकर मंथन किया, जो आज भी जारी रहेगा। टिकट को लेकर बीजेपी में जारी महामंथन के पहले दिन बीजेपी कोर कमेटी की मैराथन बैठक हुई। बैठक के पहले दिन करीब 175 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। कोर कमेटी के सुझाए हुए नामों पर नवंबर को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय होगा। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के चयन का काम अब आखिरी चरण में पहुंच गया है। बीजेपी कोर कमेटी की सोमवार से शुरू हुई बैठक में 175 सीटों पर मंथन किया गया। बाकी सीटों पर आज कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर कोर कमेटी ने नाम भी लगभग तय कर लिए हैं। 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर्वे भी है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी है, रणकपुर का है, जयपुर में जो हुआ उसका है। फिर आपस में कार्यकर्ताओं से हमारी आपस की चर्चा होती है। कुछ ऐसे भी लोग हुए जिनके शायद उसमें फीडबैक में भी नाम नहीं आया हो, कोई कार्यकर्ता बाहर रहा हो, उसका भी जानकारी हमको मिली हो, तो उस पर भी नाम पर चर्चा हुई। बैठक में प्रत्याशियों के अलावा चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन हुआ। बैठने के बाद जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा, उन निष्कर्षों के साथ 1 तारीख को एक बार दिल्ली में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने लेकर के यहाँ जाएंगे और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा वो पार्टी उसको स्वीकार करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। 200 विधानसभा की सीट है, हम 200 के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें जहाँ प्रत्याशियों का चयन है, मैंने जैसे बताया कि चुनाव की रणनीति के मुद्दे, कुछ और राजनीतिक मुद्दे, उसके बाद प्रवास, इन सब विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा है।
मंगलवार तक सभी 200 सीटों पर चर्चा हो जाएगी। इस बैठक के निष्कर्षों पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम निर्णय लेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि दिवाली से पहले बीजेपी एक लिस्ट जारी कर देगी। सुधीर शर्मा के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं ये भी तय हो गया है कि बीजेपी इस बार किसी विधायक को सीट बदलने का मौका भी नहीं देगी। यहां तक कि सीएम वसुंधरा राजे भी चौथी बार झालरापाटन सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। यानी अब यह तय हो गया है कि सीएम समेत सभी विधायकों को अपनी पुरानी सीट से ही किस्मत आजमाना होगा। देखिए रिपोर्ट। टिकट पर बीजेपी का साफ संदेश, विधायकों की सीट फिक्स है, नहीं बदलेगी बीजेपी विधायकों की सीट। झालरापाटन से ही चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा। बीजेपी में टिकट पर मंथन जारी है, लेकिन इतना साफ है कि सीएम वसुंधरा राजे चौथी बार झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में खुद सीएम राजे ने इसकी घोषणा की। होम कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई आता है तो कोई प्रेशर से नहीं आता है, और उनसे सबसे मिलके, उन सबसे बात करके, सलाह करके आगे क्या करना है हम लोगों को, ये उन्होंने हमको सुझाया है। हम उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। इस घोषणा के साथ ये भी साफ हो गया कि बीजेपी मौजूदा विधायक की सीट नहीं बदलने की पॉलिसी पर कायम है। टिकट बंटवारे से पहले सीएम राजे की ये घोषणा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे इस चुनाव में धौलपुर या राजाखेड़ा या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकती है। लेकिन सीएम राजे ने साफ कर दिया कि लगातार चौथी बार वो अपने गृह क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि राजे झालरापाटन सीट पर 2003 से 2013 तक लगातार 3 चुनाव जीत चुकी हैं। साल 2003 में वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट की मां रमा पायलट को हराया था। साल 2008 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस की मोहनलाल को शिकस्त दी। तो साल 2013 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी चंद्रावत को परास्त किया। दरअसल रायशुमारी और सर्वे के आधार पर टिकट बंटवारे के ऐलान के साथ ही पार्टी ने यह भी तय कर दिया था कि किसी भी विधायक को सीट बदलने की इजाजत नहीं मिलेगी। सूत्रों से मिले संकेत के मुताबिक इस बार पार्टी आधे से भी ज्यादा मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट नहीं देगी। हालांकि चुनाव में बीजेपी का चेहरा सीएम राजे ही है, लेकिन झालरापाटन से ही सीएम के चुनाव लड़ने का ऐलान पार्टी के बाकी नेताओं के लिए साफ संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का बड़ा फैसला आया है। टिकट के नए मापदंडों ने कांग्रेसी नेताओं की नींद उड़ा दी है। यहां एक सीट पर 2 बार हारने वालों को टिकट कट सकता है। राहुल गांधी की मंशा के बाद यह फैसला लिया गया है। उम्र का मापदंड तय करने को लेकर भी चर्चा चल रही है। पिछला चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव न लड़ने पर चर्चा चल रही है। ये बड़ा फैसला कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का, जिसमें कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में आज बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इस रैली के माध्यम से मंडावा विधानसभा क्षेत्र में बसपा अपने जनाधार को जुटाते हुए बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को पेश करेगी। इस रैली के लिए कस्बे में पुलिस थाने के सामने विशाल पंडाल बनाया गया है। पार्टी नेता शाहीन खान ने तैयारियों का जायजा लेते हुए 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का दावा किया। 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता हमारे पहुंचेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। मान्यवर रणवीर अशोक साहब आ रहे हैं, जो कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। पूर्णमल जी सैनी विधायक, मनोज न्यांगली विधायक राजगढ़, ये आ रहे हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। और कार्यकर्ताओं वहीं सोमवार को जयपुर के मानसरोवर में आयोजित किसान हुकार रैली में न केवल हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत दिखाई, बल्कि नई पार्टी का ऐलान कर यह भी जता दिया है कि अब की बार तीसरा मोर्चा भी दमदार होगा।
राजस्थान की राजनीति के अंदर भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ाई लड़ी है। किसान हुंकार रैली में ये हनुमान बेनीवाल की हुंकार है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक ललकार है, तो मंच पर ही तीसरे मोर्चे का जुगाड़ है। स्वच्छ, सरल और समर्पित टैगलाइन के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आगाज हुआ। नई पार्टी हम लेके आपके सामने आए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, और इसका चुनाव चिन्ह है बोतल। ये पानी की बोतल की तरह, इसमें ट्रांसपेरेंसी है पानी की बोतल की तरह। तय तो पहले से था कि हनुमान बेनीवाल नई पार्टी का ऐलान करेंगी, लेकिन अंदाज़े ऐलान ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। बीजेपी और कांग्रेस को पहले भी हनुमान बेनीवाल पानी पी पी कर कोसते थे और नई पार्टी के ऐलान के मौके पर भी उस सिलसिले को उन्होंने जारी रखा। और ये मिशन 18 ऐसा है, डिग्री लेते ही जवान को रोजगार का साधन मिले, किसान खुशहाल हो, मंडी के अंदर माल लेके जाए तो किसान का माल रिजेक्ट नहीं हो, ऐसी स्थिति हम राजस्थान के अंदर लड़ना चाहते हैं। भाइयों, अगर एक बार आपने हमारा साथ दे दिया और एक बार इस कांग्रेस बीजेपी के आया राम गया राम के खेल को खत्म कर दिया, वो दिन दूर नहीं। 20 साल के अंदर ये लोग और वसुंधरा ने जो भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार की जांच भी कराएंगे और दोनों को जयपुर की एक स्पेशल जेल के अंदर बंद कर देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मंच पर मौजूद लोगों को देखने पर तीसरे मोर्चे के गठन के मजबूत संकेत साफ नजर आते हैं। हनुमान बेनीवाल के मंच पर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भारत वाहिनी पार्टी के अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी मौजूद थे। इस मौके पर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी है और बेनीवाल की बोतल, इसलिए पानी पियो और चैन की बांसुरी बजाओ। राजस्थान में पानी की कमी है, पानी की कमी को पूरी करेंगे और राजस्थान की खाली नदियों को और तालाबों को पानी से भरने का प्रयत्न करेंगे। वही नहीं, पानी चेहरे पर भी रखेंगे, चेहरे से भी पानी को नहीं हटने देंगे। इज्जत के साथ और सम्मान के साथ काम करेंगे, इज्जत और सम्मान बेचकर काम नहीं करेंगे। और इसलिए हम करना चाहते हैं। और फिर भारत वाहिनी पार्टी जो हमारी है, उसका चुनाव चिन्ह बंसी, पानी पियो और चैन की बंसी बजाओ। घनश्याम तिवाड़ी साथ साथ बांसुरी बजाने को तैयार हैं, तो हनुमान बेनीवाल पहले ही बीएसपी और आम आदमी पार्टी से बात करने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे की ये सुगबुगाहट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और इस वक्त खबर आ रही है जयपुर के मालवीय नगर से, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है। एपेक्स के पास फैक्ट्री में ये आग लगी है और आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, जहां पर आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्री में ये आग लगी है। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जयपुर के मालवीय नगर की ये घटना है, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है। मालवीय नगर की ये घटना है, जहां पर फैक्ट्री में आग लग गई है। तस्वीरों को देख सकते हैं आप और अंदाजा लगा सकते हैं। और राकेश सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, बताइए क्या है मामला, आग कैसे लगी? वहां पर आग लगी है और यहाँ ये फैक्ट्री है, ये प्लास्टिक के जो प्लाईवुड और ये इस तरह के निर्माण का कार्य करती है। चूंकि जब इनको परमिशन दी जाती है सरकार के द्वारा, तो बाकायदा उसमें सुरक्षा उपकरण यहाँ पर इनको रखने पड़ते हैं। फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड एक मेंटेन कर रखना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ जो चीफ फायर ऑफिसर जगदीश प्रसाद जी हैं, जो इस पूरे केस, इस पूरी जो आग वाली दुर्घटना है, इसको कंट्रोलिंग करने में जुटे हुए हैं। किस तरह की आग है, किस तरह से आग लगी और क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है? ये सुबह 5:30 बजे के पहले की घटना है।
तो मालवीय नगर से सूचना मिली थी कि मालवीय नगर क्षेत्र में ये MG ग्रुप के कोई साइनेज बोर्ड वगैरह बनाते हैं, उसमें आग लगी है। आग बड़ी भयंकर थी, आसपास के एरिया को भी मतलब ये चपेट में ले लेता। अगर हम टाइमली नहीं पहुंचते, हमारे पूरे फायरमैन ने, हमारे अधिकारियों ने मतलब गाड़गेट से, बनी पार्क से और VK से, मालवीय नगर से, सीतापुरा से, मानसरोवर से सारी गाड़ियां पहुंच के अपने पूरे कर्मचारियों जी जान में मेहनत करके और इसको पूरी तरह से बचा लिया गया। आग फर्स्ट फ्लोर पे थी, क्योंकि सेकंड फ्लोर में भी काफ़ी सामान वगैरह बचा पड़ा था, उसको सब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और बचा लिया गया। हमारा विशेष रूप से ये हम सबसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस तरह के गोडाउन वगैरह में फायर उपकरण वगैरह लगाएं। और इसके यहाँ पर फायर मेजरमेंट क्या क्या थे फायर सेफ्टी के लिए, और क्या इनको इस चीज़ की जितना इन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चर दर्शा रखा है उतना इनके पास यहाँ फायर सेफ्टी वो थे उपकरण? तो फायर उपकरण वगैरह ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह तो थे, लेकिन डोमेस्टिक यूज़ वगैरह थे। और जिस तरह का फायर उपकरण इनके पास होना चाहिए वो नहीं था, क्योंकि हमारे पास में ही रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मालवीय नगर का फायर स्टेशन बना हुआ है। उन्होंने तुरंत आगे घटना पे मौके पर पहुँच के आग पर काबू पा लिया। यहाँ पर कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए अभी तक पहुँची हैं, और क्या कुछ यहाँ पर अंदेशा, चूँकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इस इलाके में हो गया है? नहीं, मैंने बताया ना, जैसे मालवीय नगर से, सीतापुरा से, गाड़गेट से, बनी पार्क से, VK से, मानसरोवर से, सभी जगह से हमने गाड़ियाँ मंगा ली थी और पूरी तरह इसको कंट्रोल कर लिया है। हमारे जो असिस्टेंट फायर अफसर वगैरह उषा जी है, राजेंद्र जी है, देवांग जी है, सभी मौके पर पहुँच गए और इसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। रास और पोल्यूशन का, क्योंकि हमने इसको तुरंत कंट्रोल करने की वजह से इतना पोल्यूशन नहीं फैला। बिल्कुल। देखिए माजिद, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के जितने भी माल हैं अंदर इसमें गोदाम बना हुआ है, और गोदाम में जो है प्लास्टिक के प्लाईबोर्ड बनाने का जो सारा सामान है, फाइबर्स हैं, वो यहाँ पर अगर ये आग लगती तो निश्चित तौर पर इस इलाके में बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि प्लास्टिक जला है। प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक बनाने का, प्लाईबोर्ड बनाने का, और ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको, हमारे कैमरामैन जी राकेश, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की SC/ST कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ सजा स्थगन याचिका पर आज सुनवाई होगी। आज तय हो जाएगा कि आसाराम की याचिका खंडपीठ सुनने के लिए स्वीकार करेगी या नहीं। आपको बता दें कि आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं अब बात करते हैं दाती महाराज की। दूसरों को शनि की टेढ़ी नजर से बचाने का उपाय बताने वाला दाती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पाली में एक महिला ने दाती के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। स्वयंभू बाबा दाती महाराज पर शनिदेव की ऐसी टेढ़ी नजर। और अब बात मुंबई में आया मेरा दोस्त की। दरअसल प्रदेश की पर्यटन नगरी जैसलमेर के इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ गया। देखिए रिपोर्ट। मुंबई से आया मेरा दोस्त, स्वागत में सजा एयरपोर्ट, पर्यटन नगरी पहुंचा स्पाइस जेट, मुंबई जैसलमेर हवाई सेवा का शुभारंभ। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई से जैसलमेर के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हो ही गया। इस शुरुआत का साक्षी बनने के लिए मुंबई से पहली बार जैसलमेर आ रहे दोस्त का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की गई थी। अधिकारी और कर्मचारी भी हाथों में झंडा लेकर खुशी खुशी सबका स्वागत कर रहे थे। तो ठीक एक साल पहले 29 अक्टूबर को ही पिछले साल यहाँ से हवाई यात्रा जैसलमेर में मानचित्र पर जुड़ा था। तो आने वाले समय में निश्चय ही हमें पूरी आशा है कि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और निश्चय ही पर्यटन व्यवसाय को लाभान्वित होंगे। ये शुरुआत मुंबई जैसलमेर ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे प्रमुख शहरों से भी जुड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसलमेर एयरपोर्ट निदेशक राजीव पुनेठा का कहना है कि दिल्ली जैसलमेर की सीधी उड़ान शुरू 31 अक्टूबर से जैसलमेर अहमदाबाद, नवंबर से जैसलमेर सूरत की सीधी उड़ान। 31 अक्टूबर से अहमदाबाद से सीधी फ्लाइट जुड़ रही है, जो दिन में आएगी और दिन में ही जाएगी, वापस जाएगी। इसके अतिरिक्त अगले महीने 30 नवंबर से सूरत के लिए
विमान सेवा शुरू हो रही है। जिस तरह से जैसलमेर एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार और देश के बड़े शहरों से सीधा जुड़ाव हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा फायदा पर्यटन और पर्यटकों को तो होगा ही, साथ ही इससे जुड़े स्थानीय व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। लिहाजा ये जैसलमेर के लिए बहुत ही खुशनुमा पल है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिकंदर शेख की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी का पहला कार्ड मुंबई में सिद्धि विनायक के चरणों में चढ़ाया गया। विनायक के दरबार में कार्ड चढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ मां कोकिला बेन और पुत्र अनंत अंबानी पहुंचे।